fix to transfer the load more rail to the ballast and subgrade below। मतलब सिंपल चीज है कि एक स्लीपर क्या होता है, एक माध्यम होता है जो रेल के द्वारा जो लोड आ रहा है उसको नीचे जो आपका सबग्रेड वे है उसको सबग्रेड वे है उसके ऊपर बेलास्ट है उसको क्या करता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, फैला के कैसा करता है डिस्ट्रीब्यूट। ऊपर रेल से हमको हल्का से एक पॉइंट लोड आ रहा है उसको नीचे क्या कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब फंक्शन की बात करते हैं कि जो हमारा स्लीपर है उसका क्या फंक्शन है भैया, क्या है उसका काम क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर एज फॉलो, ये नीचे दिए हुए हैं देखो इनको फॉलो। सबसे पहले है टू होल्ड रेल इन टाइट कंडीशन। पहला काम स्लीपर का ये होता है कि वो रेल को क्या करता है होल्ड करके रखता है। होल्ड करके रखेगा बिल्कुल टाइट कंडीशन में। कैसी कंडीशन में, टाइट कंडीशन में। टू मेंटेन करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट। दूसरा काम क्या होता है, पहला तो टाइट पकड़ के रखता है, दूसरा काम ये होता है कि उसका जो गेज है, गेज और उसका अलाइनमेंट को क्या करता है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखता है कि भैया मेंटेन करके रखेगा कि भैया मेरा गेज भी खराब नहीं होना चाहिए और अलाइनमेंट भी खराब नहीं होना चाहिए। टू रिटेन पेकिंग अंडरनीथ द स्लीपर, मतलब स्लीपर के नीचे ही क्या करता है पेकिंग को भी क्या करता है रिटेन कर कर रखता है। प्रोवाइड फर्म टू एवर सपोर्ट टू रेल, एक फर्म प्रोवाइड करता है इस रेल को सपोर्ट देने के लिए। टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम रेल टू वाइडर एरिया बैलास्ट, दूसरा क्या है कि वो जो रेल का लोड है उसको नीचे के जो वाइडर एरिया है उस वाइडर एरिया में क्या करता है बैलास्ट में फैलाने का काम करता है। टू एक्ट एज द इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल एंड बैलास्ट, और वो क्या होता है रेल और बैलास्ट के बीच में एक इलास्टिक मीडियम का काम करता है। प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेब्लिशमेंट टू परमानेंट वे, वो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही प्रकार का हमारे रेल पथ के लिए स्टेब्लिशमेंट बनाए रखता है, ठीक है, ताकि हमारा ट्रैक कैसा रहे स्टेबल रह सके। अगली हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ आइडल स्लीपर। भैया आइडियल स्लीपर मतलब जो हमारा आइडल होगा उस स्लीपर की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो हमारा जो आइडल स्लीपर होगा उसकी पहली कंडीशन ये है कि उसको बनाने की जो कास्ट होगी वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, द वेट ऑफ स्लीपर शुड बी मॉडरेट सो दैट द कन्वेनमेंट टू हैंडल, मतलब सिंपल चीज है उसका वेट भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हम उसको जो इधर उधर से हम उधर शिफ्ट करें तो उसको हैंडल करने में भी हमको दिक्कत हो। The design of sleeper and the fastening should be such that it is the possible to fixed and remove of rail, और उस स्लीपर की डिज़ाइन भी ऐसी होनी चाहिए कि मैं बहुत ही साधारण तरीके से आसानी से उसको रेल से रिमूव भी कर सकूं और रेल को क्या कर सकूं फिक्स भी कर सकूं। नहीं तो रेल को निकालने में ही घंटों लग रहे हैं, उसको फिट करने में ही टाइम लग रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। The sleeper should have the sufficient bearing area so that the ballast under it is not too crushed, उसके पास एक sufficient एरिया होना चाहिए, तो bearing एरिया होना चाहिए ताकि वो क्या हो सके बैलास्ट अंडर कैसी ना हो सके, क्रश ना हो सके, टूटे ना उसके नीचे। The sleeper should be such that the possible to maintain and adjust gauge properly, ये तो मेन उद्देश्य है कि हमारा क्या होना चाहिए, जो गेज होना चाहिए वो प्रॉपर कैसा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। The material of the sleeper and its design should be such that it does not be break or get damaged during packing, उसका जो मटेरियल होना चाहिए स्लीपर का ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि पैकिंग वेकिंग के दौरान वो टूटे फूटे ना, वो डैमेज ना हो। द डिजाइन ऑफ स्लीपर शुड बी सच दैट द इज पॉसिबल टू हैव ट्रैक सर्किट, वो जो हमारा स्लीपर होना चाहिए वो इस टाइप से होना चाहिए कि ट्रैक सर्किट एरिया में भी हम उसको डाल सके, वहां हमारा सिग्नल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर।
अब स्लीपरों को कितने भागों में बांटा गया हम कैसे कर सकते हैं? तो जिस चीज़ से वो स्लीपर बनता है, जिस भी वस्तु से उसको मजबूत मटेरियल से वो बन रहा है स्लीपर, उसको उसी के नाम से हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। अगर मेरा वुडन से स्लीपर बना है तो उसको वुडन स्लीपर कहेंगे, मेटल से बना है तो उसको मेटल स्लीपर कहेंगे। मेटल स्लीपर दो प्रकार के होते हैं, CST9 स्लीपर होता है और स्टील थ्रू स्लीपर होता है। ठीक है, ये दोनों स्लीपर हम लोग अभी यूज नहीं करते हैं। तीसरा जो होता है अगला है कंक्रीट स्लीपर, वुडन स्लीपर, मेटल स्लीपर और कंक्रीट स्लीपर। तो कंक्रीट स्लीपर में भी है एक रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लीपर होता है जिसको MBC बोलते हैं, सिंपल रेनफोर्समेंट रहेगा। दूसरा होता है प्री स्ट्रेट कंक्रीट स्लीपर, प्री स्ट्रेट कंक्रीट स्लीपर, जैसा मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में, जो पहले से ही क्या करते हैं, स्ट्रेस देके उसको बनाया जाता है, उसको प्री स्ट्रेट कंक्रीट कहेंगे, जिसको PSC स्लीपर कहते हैं। अब बात करते हैं कंक्रीट स्लीपर की। ठीक है, बाकी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम जो यूज कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, वो है क्या, कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर आर मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस मटेरियल impressive to affect the moisture and unaffected by the chemical attack, atmospheric gas और सबसॉइल सॉल्ट। ठीक है, मोस्टली हमारा जो कंक्रीट स्लीपर होता है वो होमोजेनिक होता है, वो होमोजेनिक मटेरियल होता है, उस पर कोई भी मैक्सिमम इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मॉइस्चर, उसके नमी का भी उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे आपका केमिकल अटैक, यदि उसके ऊपर कोई केमिकल अटैक भी हुआ, कोई केमिकल भी गिरेगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई एयर में केमिकल घूमते हुए अगर उस स्लीपर पे जाके टकराएगा उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई विषैली गैसें हैं वो भी अगर उससे टकराएगी तो हमारे स्लीपर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे सब सॉइल में, हमारी मिट्टी में यदि कोई मतलब कोई साल्ट है तो उसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। किस पे नहीं पड़ता है, कंक्रीट स्लीपर पे। कंक्रीट स्लीपर फर्स्ट लेड इन द करारी यार्ड, झांसी ग्वालियर सेक्शन CR। सबसे पहले जो कंक्रीट स्लीपर डला था वो करारी यार्ड में डला था, जो झांसी ग्वालियर सेक्शन में है, सेंट्रल रेलवे में आता था पहले। ठीक है, कहाँ डला था सबसे पहले कंक्रीट स्लीपर, करारी यार्ड में। एडवांटेज ऑफ कंक्रीट स्लीपर। अब देखो इतनी चीजें तो हमको आवश्यकता चाहिए, ये इस खासियत और उसकी खूबियां भी है, और क्या क्या एडवांटेज है उस एडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर स्टेबिलिटी, सबसे अच्छी स्टेबिलिटी हमको वो प्रोवाइड करता है, कौन सा स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर। द जियोमेट्री मेंटेनेंस ऑफ सच लॉन्गर ड्यूरेशन हैंस द इकोनॉमिकली, जो हमारी जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और इकोनॉमिकली भी क्या होता है, थोड़ा ठीक होता है। बेस्ट सिचुएशन फॉर द मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस के लिए जो हमारा कंक्रीट स्लीपर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किट एरिया, हमारा जो कंक्रीट स्लीपर होता है वो ट्रैक सर्किट एरिया के लिए भी कैसा होता है, सुटेबल होता है, उसमें मेरा ट्रैक बहुत कम ड्रॉप होता है। नो चांस ऑफ डैमेज बाय फायर कोरोजन, हमारे कंक्रीट स्लीपर में कोई चांस नहीं है कि वो किससे डैमेज हो, आग से डैमेज हो जाए, उसमें जंग लग जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। नो पॉसिबिलिटी फॉर थीफ, हमारी कोई चोरी होने की संभावना नहीं है, कोई भारी कौन चुराएगा, उस कंक्रीट स्लीपर के चोरी होने की भी कोई संभावना नहीं है। नो चांस ऑफ गेज वाइडनिंग, हमारे इसके गेज के वाइडनिंग होने की भी कोई संभावना नहीं है, हमारे इंसर्ट इतने टाइट उसको पकड़े रहते हैं कि हमारा गेज कभी फैलता नहीं है। 60 kg स्लीपर कैन बी यूज्ड 52 kg रेल, इसमें एक अच्छी हमको फायदा ये हो जाता है, एक लाभ मिल जाता है कि 60 kg जो स्लीपर है उसमें हम 52 kg की भी रेल यूज कर सकते हैं। इनर आउटर लगा के आपका हम जो स्लीपर है लाइनर चेंज करके हम 60 kg के स्लीपर में 52 kg की रेल भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पर लगा सकते हैं। बेस्ट सिचुएटेड फॉर LWR, मतलब LWR के लिए क्या होती है, बेस्ट आइडल होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है ना। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन पॉइंटेड क्रॉसिंग, ACJ, गार्ड रेल, लेवल क्रॉसिंग, चेक रेल इन कर्व। ठीक है, हमारे जो स्लीपर होता है PSC स्लीपर, ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है हमारा किसमें, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा,
एसीजे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा, लेवल क्रॉसिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा और चेक रेल में भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। ये तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, एडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, उस पर बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, डिसएडवांटेज। एनर्जी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, हैंडलिंग एंड लेइंग डिफिकल्ट बीइंग हैवी। देखो कंक्रीट स्लीपर मैंने बताया था कि भैया कंक्रीट स्लीपर का वजन जो 52-60 जो रहेगा पीएससी उसका 287 होता है। 287 मतलब लगभग 3 कुंटल। अब उतने बड़े स्लीपर को हमको लेइंग करना, हैंडलिंग करना थोड़ा सा कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है। तो एक ये उसका दुष्प्रभाव है। दूसरा, डैमेज इज वेरी हैवी इन केस ऑफ ड्रिलमेंट। अगर कोई हैवी ड्रिलमेंट होता है तो हमारा स्लीपर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर व्हील जैसे हमारे स्लीपर पे गिरता है, गाड़ी अगर गिरती है तो हमारे स्लीपर को क्या कर देती है, तोड़ देती है। नो नेग्लिजिबल स्क्रैप वैल्यू, मतलब हमारे जो कंक्रीट है उसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। एक बार यदि वो खराब हो गया तो वो बस हो गया, फोकट में भी महंगा है, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर मैनुअल पैकिंग, बीटर पैकिंग, मतलब मैनुअल पैकिंग मतलब सब्बल से करते हो, बीटर से करते हो। तो ये क्या होगा, जो हमारे स्लीपर होते हैं पीएससी स्लीपर, वो सुटेबल नहीं है किसके लिए, मैनुअल पैकिंग के लिए। इसके लिए हमको पैकिंग करने के लिए मशीन ही सुटेबल है, क्योंकि जैसे ही हम मैनुअल पैकिंग करेंगे तो नीचे की जो उसकी कोर रहती है उसको क्या कर देती है, वो डैमेज कर देती है। अब आगे हम बात करते हैं द टाइप ऑफ कंक्रीट स्लीपर। अब कंक्रीट स्लीपर के प्रकारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आया वो होता है मोनोब्लॉक प्री स्ट्रेट कंक्रीट स्लीपर। पहले मोनोब्लॉक आया और बाद में क्या है, प्री स्ट्रेट। तो आज हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, प्री स्ट्रेट कंक्रीट यूज कर रहे हैं। अब इसके नाम भी है। अब इसको नाम, अगर 52 kg की रेल के लिए अगर कोई स्लीपर बना है तो उसको बोलते हैं PSC 12। उसका नाम, उसके स्लीपर पे मैंने बताया था मॉर्निंग में भी आपको कि साइड में क्या लिखा रहता है, PSC 12 लिखा रहता है। वही अगर 60 kg की अगर मेरा स्लीपर है, जो 60 kg की रेल के लिए बना हुआ है, तो उसमें क्या लिखेगा, PSC 14। तो हम स्लीपर को देख के भी देखो दो तरीका है, तो इंसर्ट की चौड़ाई नाप लो कि भैया उसकी इंसर्ट 162 होती है 60 kg में और 148 होती है 52 kg में, या तो ये देख लो, या तो उसके बाजू में लिखा रहेगा कि PSC 14 या PSC 12। PSC 14 है तो हमारा 60 kg का है, PSC 12 है तो हमारा कितने kg का है, 52 kg का। अब इसके देखो थोड़ा इसका डायमेंशन भी पढ़ लेते हैं। अब देखो मैंने एक चीज बताया था, जो RDSO ने जो हमारी रेल होती है, रेल को जो नंबर दिया था वो क्या दिया था, IRS T12। अगर ड्राइंग नंबर रेल का हम पूछे क्या है तो IRS T12। वैसे ही हमारे PSC स्लीपर यदि ऑर्डिनरी है तो उसके जो ड्राइंग नंबर है वो है IRS T39। प्लेन ट्रैक के लिए ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं कि जो आपका प्लेन ट्रैक में जो आपका स्लीपर बिछाया जाता है, प्लेन ट्रैक में जो स्लीपर बिछाया जाता है उसका इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड क्या है नंबर, तो उसका नंबर है T39। और वही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि वही जो PSC स्लीपर टर्नआउट में डाले हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, तो उसका डिजाइन नंबर क्या है, तो उसका है IRS T45। टर्नआउट के स्लीपर का जो हमारा नंबर है वो IRS T45 है, T45 है। और वही यदि मेरा प्लेन ट्रैक है तो प्लेन ट्रैक का हमारा IRS नंबर क्या है, T39। T39 प्लेन ट्रैक और T45 मेरा टर्नआउट के लिए। T39 प्लेन ट्रैक और T45 मेरा टर्नआउट के लिए हो गया। अब ये देखो आपके सामने स्लीपर नजर आ रहा है। ये स्लीपर की जो लेंथ होती है, ये सुबह मॉर्निंग में भी बताया था, ये कितनी होती है, 27-50 होती है। स्लीपर की लेंथ मेरी 27-50 हो गई। अब देखो इसके 3 क्रॉस सेक्शन हम काट सकते हैं, किसी भी स्लीपर के 3 क्रॉस सेक्शन काटेंगे। पहला जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन एंड पर है, कि जैसे ये स्लीपर का जो एंड दिख रहा है ना, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको ये, तो ये जो एंड वाला भाग है, ये साइज जो दिख रहा है ये पहला वाला दिखेगा। दूसरी चीज, अगर मैं इसको मिड से काटूंगा, बिल्कुल बीच सेंटर से यदि मैं स्लीपर को काटूंगा तो दूसरा क्रॉस सेक्शन ये आपको दिख रहा है। और तीसरा जो क्रॉस सेक्शन है वो रेल सीट पे, मतलब दोनों इंसर्ट के बीच में जहां मेरी रेल रहेगी उस रेल सीट पे यदि मैं काटूंगा तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहेगा। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो
साइज रहता है स्लीपर का, स्लीपर की लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी होती है 27-50। ठीक है, अगर मैं एज पे चौड़ाई देखूं तो किनारे पे कॉर्नर पे इसकी चौड़ाई कितनी होती है 270, लेकिन हम रेल सीट की बात करेंगे तो रेल सीट पे होती है लगभग 250, 249 है, मतलब कितना होता है 250। ठीक है, और सेंटर पे होती है 220, मतलब अगर मैं बात करूं तो छोर पे किनारे पे हो गई 270, सेंटर पे 220 हो गई, और जो आपका हो गया रेल सीट के नीचे कितनी हो गई 249। ठीक है, अगर मैं हाइट की बात करूं तो बिल्कुल कॉर्नर पे जो हाइट होती है वो हाइट होती है 235, कॉर्नर पे हाइट कितनी हो जाएगी 235। फिर रेल सीट के नीचे जो इसकी हाइट हो जाती है वो हो जाती है 210, रेल सीट के नीचे कितनी हो जाती है 210, और जो बीच सेंटर में जो इसकी हाइट होती है वो होती है 180, कितनी होगी 180। और हम इसके चौड़ाई की बात करेंगे, हेड की चौड़ाई, तो कॉर्नर पे इसकी हेड की चौड़ाई होती है कितनी 141, आपका सेंटर में होती है 154, और आपका जो आपका कहना चाहिए रेल सीट के नीचे रहती है वो भी कितनी होती है आपकी 154। तो मोस्टली जो है, अगर हमको इतना नहीं है, अगर एग्जाम में हमसे क्रॉस सेक्शन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम हमारा जो लोड आता है डिस्ट्रीब्यूट करता है तो लोड आता है हमारा रेल के नीचे। अगर हमसे वो इतना घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा है कि भैया हेड में क्या है सेंटर में क्या है, तो हमको जो उसको बताना है वो बताना है रेल के जस्ट नीचे, रेल सीट के नीचे। तो हमारा जो मेन डायमेंशन रहेगा क्रॉस सेक्शन का रेल सीट के नीचे, तो रेल सीट के नीचे नीचे की चौड़ाई उसकी 249 रहती है, हाइट 210 रहती है, और टॉप की चौड़ाई 154 रहेगी। अगर मैं बात करूं PSC 12 हो, मैं आपको सुबह भी ये चीज़ बता चुका हूं, चाहे मेरी 52 kg की रेल हो, चाहे मेरी 60 kg का 52 kg का स्लीपर हो, चाहे 60 kg का स्लीपर हो, उनके साइज में कोई चेंज नहीं होता। 60 kg का स्लीपर हो या 52 kg के स्लीपर में साइज में कोई चेंज नहीं होता। अगर चेंज होता है तो सिर्फ उसके इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस में चेंज होता है। 60 kg के इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस होता है 162 mm, और आपका 52 kg का इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस होता है 148 mm। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसे लेंथ होगी, दोनों स्लीपरों की लेंथ कितनी होगी 27-50, दोनों स्लीपरों का वजन कितना होगा 186 kg, 286 kg, दोनों स्लीपरों का वजन कितना होगा 286। और जो इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस होगा वो 52 kg के लिए कितना होता है 148 mm, और 60 kg के लिए कितना होता है 162 mm। ये दो एक ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता, 286 और 27-50। ठीक है, आगे अब देखते हैं रेनफोर्समेंट। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि दोनों में जो रेनफोर्समेंट रहते हैं वो कितने रहते हैं 18 नंबर। जो सरिया डलती है स्लीपर के अंदर वो कितनी रहती है 18 नंबर। नंबर्स कितने रहेंगे 3-3 नंबर्स, मतलब नीचे की लेयर में 3 रहेंगे, उसके ऊपर 3 रहेंगे स्टार्टिंग में, ऐसे टोटल मिला के कितने होते हैं ये 18 रहते हैं। कौन सा रहता है 3 mm 18 रहेंगे, लेकिन डाया कितना रहेगा 3 mm, मतलब जो सरिया डलता है स्टील के अंदर, उस स्लीपर के अंदर जो सरिया है उसका डाया कितना है 3 mm, 3 mm का डाया है, और नंबर्स कितने हो जाएंगे 16। और बाकी जो क्वांटिटी रहती है वो नीचे 3 रहती है, फिर उसके ऊपर 3 रहती है, फिर उसके ऊपर 2 रहती है, फिर 1 आती है, इस टाइप से इधर 9 आ जाएंगे और 9 इधर आएंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ऐसे 18 की क्या रहती है बंचिंग रहती है 3-3 mm के डाया के साथ। ये जो रहता है STC हाई टेंसाइल स्टील का यूज करते हैं हम। जो स्टील यूज होता है वो कौन सा होता है हाई टेंसाइल स्टील यूज करता है, मतलब 18 नंबर स्टील यूज होगा 3-3 mm डाया की, और जो उसका स्टैंडर्ड रहेगा ITS हाई टेंसाइल स्टील यूज करेंगे। each stand to tensile with the initial tensile force is 27-30 kg। हमेशा जो इसका इनिशियल जो उसका टेंसाइल इनिशियल टेंसाइल फोर्स होता है वो कितना होना चाहिए 27-30 होता है। जो हम कंक्रीट यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि भैया जो PSC स्लीपर बनता है उस PSC स्लीपर में कंक्रीट में हम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं, तो हम उसमें कौन सा ग्रेड यूज करते हैं M40। हमारे स्लीपर का जो ग्रेड होता है वो कौन सा होता है M40, हमारा जो ग्रेड होगा वो कौन सा होगा M40। कंक्रीट इज टू बी कंट्रोल्ड क्वालिटी विद द मिनिमम 28 days क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी 525 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
जब भी हम देखो, जब भी हम कंक्रीट करेंगे तो कंक्रीट पे कितना, कौन सा ग्रेड यूज होगा, M40। M40 ग्रेड को हम 28 दिन की क्रशिंग, मतलब आपकी क्यूरिंग कैपेसिटी, मतलब हम कंक्रीट को हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक है, M40 से, और उसको 28 दिन तक हमको क्या करना है, क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग मतलब तराई, जो पानी से सींचते हैं ना। अब कितने दिनों तक हम उसकी क्यूरिंग करेंगे, 28 दिन तक। 28 दिन के बाद जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है 525 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 525 केजी लोड वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो कब मिलेगी, जब M40 का हम मटेरियल यूज, ग्रेड यूज करेंगे और 28 दिन तक उसको क्या करेंगे, क्यूरिंग करेंगे, तब जो उसकी स्ट्रेंथ प्राप्त होती है वो होती है हमको 525 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 525 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसकी स्लीपर की लाइफ की बात कर लेते हैं। तो स्लीपर की लाइफ होती है 2000 GMT या 35 साल, विच इज अर्लियर। जो स्लीपर होता है उस स्लीपर की उम्र होती है हमारी 2000 GMT या 35 साल, जो भी पहले आ जाए। अगर 35 साल पहले हो गया तो उसको बदल देंगे, या 2000 GMT पहले हो गई तो उसको हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। उसके बाद एक आरसीसी स्लीपर और होते हैं, 2 ब्लॉक आरसीसी स्लीपर ऑन फॉर ब्रॉड गेज। इसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम हमारे सिलेबस में नहीं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, ये भी कंक्रीट के स्लीपर होते हैं, लेकिन ये 2 ब्लॉक में बनते हैं। अब आगे हम अगला टॉपिक जो है थोड़ा जल्दी से कर लेंगे इसको, कि अब देखो स्लीपर तो बिछाएंगे हम, स्लीपर तो बिछाते हैं, लेकिन स्लीपर हमारे 2 जगह बिछेंगे। एक तो स्ट्रेट ट्रैक पे भी बिछेंगे और एक तो कर्व में भी बिछेंगे। हम हमेशा जो स्लीपर बिछाएंगे स्ट्रेट ट्रैक पे भी बिछाएंगे और कर्व में बिछाएंगे। तो दोनों समय में जब हम ट्रैक बिछाएंगे तो हमको क्या क्या सावधानी रखना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यदि स्ट्रेट ट्रैक पे बिछाएंगे तो जो भी है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग करेंगे सीधे, और गुनिया करेंगे दूसरे हाथ पे, और बराबर हम क्या कर लेंगे, स्पेसिंग कर देंगे। लेकिन जब भी आप कर्व में बिछाओगे तो हमेशा जो स्पेसिंग होगी वो आउटर रेल पर होगी। जब भी हम क्या करेंगे, कर्व में जब भी स्लीपर बिछाएंगे तो जो भी स्पेसिंग करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, आउटर रेल पे। द स्लीपर स्पेसिंग शुड बी मार्क्ड ऑन द आउटर रेल इन केस ऑफ कर्व ट्रैक। अगर मेरा कर्व ट्रैक है तो हमेशा जब भी हम मार्किंग करेंगे तो आउटर रेल पर करेंगे। अगर स्ट्रेट ट्रैक है तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आप कोई भी रेल पकड़ के कर लो, लेकिन यदि कर्व है तो हमको कहाँ करना है, हमेशा आउटर रेल पर। क्लोजर स्पेसिंग should be provided at joint sleeper of fist plate joint and the between sleeper joint for shoulder sleeper। सिंपल सी चीज है कि जहां पर भी हम जॉइंट स्लीपर देंगे तो उनकी जो स्पेसिंग क्या रखेंगे, हम कम रखेंगे। जॉइंट स्लीपर की स्पेसिंग कैसी रखेंगे, हम कम होता है। रेल जॉइंट शुड बी सस्पेंडेड, रेल जॉइंट शुड बी सस्पेंडेड। रेल शुड बी डीप स्क्रीनिंग, rail joint suspended rail tracks should be deep screened. Cutting having rock bed should have clear ballast cushion 250 mm। अगर मैं जो स्लीपर है, स्लीपर ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। इवन अगर एलडीसी की है सोच रहे हो तो एलडीसी के हिसाब से ये सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। तीनों चीजें जो मैं बता रहा हूं, हमेशा ये आता है क्वेश्चन कि जो कटिंग होगी उस कटिंग में यदि रॉकिंग बेड आ रहा है, रॉकिंग बेड आ रहा है तो हमारा जो कुशन है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 250 mm होना चाहिए। क्लीन बेलास्ट कुशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लीन बेलास्ट कुशन। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा था नॉर्मल कंडीशन में अगर मेरी स्पीड 130 से ज़्यादा है तो किसी भी कंडीशन में क्लीन कुशन 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में यदि कुशन दे रहा हूँ तो किसी भी कंडीशन में 200 mm से मेरा कुशन कम नहीं होना चाहिए। प्लेन ट्रैक मेन लाइन की बात कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में 150 mm से कुशन कम नहीं होना चाहिए, चाहे उसकी स्पीड 130 से कम क्यों ना हो। लेकिन अगर कटिंग में है, रॉकी है हमारा पूरा सॉइल, तो भी वहां पे मेरा क्लीन कुशन 250 mm से कम नहीं होना चाहिए। कटिंग में रॉकिंग है फिर भी मेरा कुशन कम से कम 250 mm होना चाहिए, क्लीन कुशन। अगली कंडीशन, अगर मेरा आर्च ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है मेरा, आर्च ब्रिज,
तो आर्च ब्रिज में जो मेरा कुशन होगा वो किसी भी कंडीशन में द आर्च ब्रिज फॉर्मेशन कवर मिनिमम, जो फॉर्मेशन को कवर करने का जो उसका कुशन होगा वो कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। आर्च ब्रिज में कितना होना चाहिए भैया जी कुशन मेरा 1 मीटर। ऑन अदर बेलास्ट कुशन इज नॉट लेस देन 300 mm, और अदर अगर बेलास्ट कुशन है तो किससे 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अदर बेलास्ट कुशन मतलब जैसे आपका कोई भी स्लेब वाला ब्रिज है तो उसका कुशन मेरा 300 mm चल जाएगा, लेकिन अगर मेरा आर्च ब्रिज है, अगर मेरा कौन सा ब्रिज है आर्च ब्रिज, तो आर्च ब्रिज में मेरा कुशन 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आर्च ब्रिज का जो फॉर्मेशन है उसके और रेल के बीच में, स्लीपर के बॉटम हिस्से के बीच में कम से कम 1 मीटर का स्पेस होना जरूरी है। और बेलास्ट जो कटिंग है, कटिंग में 250 mm से कम नहीं होना चाहिए। चीजें समझ में आई नहीं आई? अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक जल्दी से, स्लीपर डेंसिटी। किस पे बात करेंगे हम? स्लीपर डेंसिटी। अब स्लीपर डेंसिटी क्या है? स्लीपर डेंसिटी मतलब हमको कितने स्लीपर बिछाना है। अब स्लीपर डेंसिटी को नापने के 2 क्राइटेरिया। स्लीपर डेंसिटी को, ये मैंने आपको मॉर्निंग बता चुका था कि स्लीपर डेंसिटी को नापने के 2 तरीके। पहला तरीका होता है कि हम उसको कैसे नापेंगे, m+x, ठीक है, से नापते हैं, या तो हम सीधे नापते हैं 1660, 1540। तो वो कंडीशन कहाँ होगी? अगर मैं फिश प्लेटेड में नाप रहा हूँ, किस में नाप रहा हूँ? फिश प्लेटेड जोड़। अगर मेरी जो सेक्शन है वो कैसा है? फिश प्लेटेड है, या सेक्शन मेरा कैसा है? LWR है, सॉरी SWR है। मेरा सेक्शन कैसा है? SWR या फिश प्लेटेड, जिसमें क्या बंधे हुए हैं? फ्री जोड़ बंधे हुए हैं। तो जब ऐसे जोड़ वाले एरिया में हम जब भी डेंसिटी की बात करेंगे तो वो किस पे आधार पे बात करेंगे? m+x के आधार पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि m+x मतलब m+ मैंने मान लिया 7। क्या मान लिया मैंने? m+7 मतलब m मतलब क्या होगा? मेरी एक रेल की लंबाई, मतलब हम लोग ब्रॉड गेज में 13 मीटर की रेल है, तो 13 मीटर प्लस 7, 13 प्लस 7 मतलब टोटल कितना आ जाएगा? 20। तो मतलब एक 13 मीटर की रेल, मतलब एक 13 मीटर की रेल के दोनों फिश प्लेट ज्वाइंट, इधर का भी फिश प्लेट ज्वाइंट और इधर का भी फिश प्लेट ज्वाइंट, दोनों फिश प्लेट ज्वाइंटों के बीच में कितने स्लीपर लगेंगे? 20 स्लीपर। कितने स्लीपर? 20। तो जो SWR होगा या मेरा फिश प्लेटेड होगा तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो किससे होता है? m+7। तो हम उसकी डेंसिटी नापेंगे m+7। अब ये स्लीपर का निर्धारण, स्लीपर की डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? कुछ कंडीशन है उस पर स्लीपर डेंसिटी निर्भर करती है। सबसे पहले एक्सेल लोड एंड स्पीड। आप जिस सेक्शन के लिए कर रहे हैं वहां पर एक्सेल लोड कितना है और स्पीड कितनी है, उसके आधार पर ही मैं क्या करता हूँ? स्लीपर डेंसिटी डिसाइड करता हूँ। दूसरी क्या कंडीशन है? टाइप एंड सेक्शन ऑफ रेल, कि भैया मेरा रेल का सेक्शन का टाइप क्या है, उसके आधार पे भी क्या होती है? स्लीपर डेंसिटी निर्भर करती है। टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर, मेरा किस टाइप का स्लीपर है और स्लीपर की स्ट्रेंथ कितनी है। टाइप ऑफ बेलास्ट एंड बेलास्ट कुशन, कि भैया मेरा कुशन कितना है और बेलास्ट कौन सी यूज कर रहा हूँ, उस पर भी मेरी स्लीपर डेंसिटी निर्भर करती है। और अगला है नेचर फॉर्मेशन, जो मैंने फॉर्मेशन बनाया है उसका जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। इस आधार पर स्लीपर डेंसिटी डिसाइड करते हैं। SWR या फिश प्लेट में अगर हम बात करेंगे तो m+x की बात करेंगे, m+7 की बात करेंगे। लेकिन अगर वही में आ गया किसमें? LWR और CWR में। किसमें आ गया? LWR और CWR में। तो इसमें स्लीपर डेंसिटी काउंट होती है 1 किलोमीटर में। LWR और CWR में स्लीपर डेंसिटी निर्भर करेगी 1 किलोमीटर में। और मेरा यदि फिश प्लेटेड या SWR है तो उसमें एक 13 मीटर की रेल पे स्लीपर डेंसिटी डिसाइड करती है, तो वो m+7 होगा, m+5 होगा। लेकिन अगर LWR CWR है तो 1 किलोमीटर में मतलब 1340, 1540 और 1660 इस पर निर्भर करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मिनिमम स्लीपर डेंसिटी ब्रॉड गेज। अब ब्रॉड गेज में मेरी मिनिमम जो बेलास्ट की जो मतलब जो स्लीपर की जो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। देखो, 2 बातों में बात करेंगे ब्रॉड गेज में, एक मेन लाइन पे बात करेंगे और एक लूप लाइन पे, और तीसरी रहेगी प्राइवेट साइडिंग। तो सबसे पहले मेन लाइन बात करता हूँ। अगर मेरा ए रूट है, मेरा रूट कौन सा है? ए रूट है। मेरा ए रूट है, बी रूट है, सी रूट है, डी रूट है। मेन लाइन का कोई भी रूट हो, मेन लाइन का यदि मेरा ए रूट है, बी रूट है, सी रूट है, डी रूट है, 4 रूट है ना आज के समय में, तो चारों रूटों पे मेरी स्लीपर डेंसिटी 1660 होनी
चाहिए, चाहे मेरा मेन लाइन का कोई भी रूट हो, ए बी सी डी, सब की स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी? 1660 होनी चाहिए। मेन लाइन जो भी हो, कोई भी रूट हो, 1660 डेंसिटी होगी। अगर मैं लूप लाइन में डाल रहा हूँ, कहाँ डाल रहा हूँ? लूप लाइन में। तो लूप लाइन में मेरा ए रूट, बी रूट और सी रूट, लूप लाइन में क्या मेरा ए रूट, बी रूट और सी रूट पे जो स्लीपर डेंसिटी है किसी भी कंडीशन में 1540 से कम नहीं होनी चाहिए। लूप लाइन में ए बी सी रूट में किसी भी कंडीशन में स्लीपर डेंसिटी 1540 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर मेरा डी रूट है, वो कौन सा रूट है मेरा? डी रूट। और डी रूट होने के बाद यदि मेरा जोन 1 और 2 है, LWR पढ़ेंगे तब जोन बताऊंगा मैं, तो हमारा अगर जोन 1 और 2 है तो उस कंडीशन में हमारी स्लीपर डेंसिटी 1340 चल सकती है। कितनी चल सकती है? 1340। लेकिन हमारा जोन 3 और 4 है, अदर जोन मतलब 3 और 4, 4 ही जोन होते हैं, तो 3 और 4 हम लोग किस जोन में आते हैं? हम लोग 3 जोन में आते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है? 1540। अगर आपका अदर जोन है 2, 3 या 4 जोन है तो स्लीपर डेंसिटी 1540 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ बात निकल के आ रही है कि मेन लाइन में स्लीपर डेंसिटी किसी भी कंडीशन में 1660 से कम नहीं होना चाहिए, और लूप लाइन में किसी भी कंडीशन में स्लीपर डेंसिटी आपका 1540 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्राइवेट साइडिंग है, कौन सी साइडिंग है भैया जी? प्राइवेट साइडिंग। प्राइवेट साइडिंग की दो कंडीशन, अगर प्राइवेट साइडिंग की स्पीड मेरी 50 kmph से कम है, प्राइवेट साइडिंग की मेरी स्पीड यदि 50 kmph से कम है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी जोन 1 और 2 में 1340 और जोन 3 और 4 में कितनी होगी आपकी? 1540। जोन 1 और 2 में 1340 और जोन 3 और 4 में 1540। मतलब हम जोन 3 में आते हैं तो हमारे लिए क्या होगा? अगर हमारे यहाँ साइडिंग में स्लीपर डेंसिटी मतलब साइडिंग की जो स्पीड है वो 50 से कैसी है? कम है, 50 तक है, तो हम कितना करेंगे? स्लीपर डेंसिटी कितनी रहेगी? 1540। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर स्पीड हमारी 50 से कैसी है? ज़्यादा है, अगर मेरी प्राइवेट साइडिंग की स्पीड 50 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में स्लीपर डेंसिटी मेरी कितनी रहेगी? 1660। बात समझ में आ गई? मेन लाइन ए बी सी डी कोई भी रूट हो, स्लीपर डेंसिटी 1660, लूप लाइन 1540 रहेगी हमारे लिए। प्राइवेट साइडिंग 50 से कम है तो हमारे यहाँ जोन 3 में कितनी होगी? 1540 होगी, और यदि 50 से ज़्यादा है तो कितनी होनी चाहिए? 1660। अब एक स्लीपर स्पेसिंग की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्लीपर स्पेसिंग। तो स्लीपर स्पेसिंग की बात कर लेते हैं भाई। अगर 1660 की स्पेसिंग है, कितनी स्पेसिंग है? 1660 स्लीपर डेंसिटी। इसका मतलब ये होगा कि भाई 1 किलोमीटर के एरिया में हम कितने स्लीपर डालेंगे? 1660 स्लीपर डालेंगे। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो ये निकलता है 602.4। जब डिवाइड करेंगे ना तो कितना निकलेगा? 602.4। लेकिन हम इसको नॉर्मल फील्ड में जो लेते हैं LWR में स्पेसिंग कितनी रखेंगे हम? 600 mm। 1660 में हमारी जो स्पेसिंग रहेगी कितनी? 600 mm। और SWR तो कोई बात ही नहीं है, है ना? अगर 1540 आ रहा है, कितना आ रही है स्लीपर डेंसिटी हमारी? 1540 है, तो हम LWR में स्पेसिंग कितना रखते हैं? 650, और SWR में 660। तो नॉर्मल हम 650 ही रखेंगे। जब 1540 रहती है डेंसिटी तो कितनी स्पेसिंग रखते हैं हम? 650। ठीक है, और जब 1660 रहेगी तो कितनी रखेंगे? 600। तीसरी जो रहती है वो रहती है 1310। कौन सी रहेगी आपकी? 1310। 1310 में हम निकालते तो कितना होता है? 763.3। कितनी निकलती है? 763.3। अब LWR में तो हम कहीं पे भी 1360 स्लीपर डेंसिटी यूज नहीं करेंगे। LWR कहीं पे भी हो, किसी भी कंडीशन में हम 1360 स्पेसिंग यूज नहीं करेंगे। इसका यूज सिर्फ SWR फिश प्लेटेड में कर सकते हैं, जिसकी स्पेसिंग हम रखते हैं 780 mm। कितनी